नमस्कार, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7वीं चल रही है। ठीक है, ये 7वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परसेंटेज का पार्ट 6 है और इसी पार्ट से आपका लेवल 2 का भी सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब लेवल 2 का आप ये पहली वीडियो बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल 2 का ये पहला वीडियो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। मतलब कितने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको यहाँ पे? 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ? ये आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जुड़े हुए हो या फिर मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है अगर वहां पे भी जुड़े हुए हो तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और किसी भी वीडियो का लिंक मैं वहां पे डाल देता हूँ या पीडीएफ का भी लिंक वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहो तो वहां से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल हैं और ट्रिकी भी हैं। और जैसा कि लेवल 2 आपका शुरू हो चुका है तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ ही चुका है, 1 से 2 हो गया है तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये सारे सवाल इस तरह के सवाल बताने के बाद ना आपको ऐसे सवाल में कभी आप फंसोगे नहीं, आप आसानी से समझ जाओगे और उन सवालों को कैसे करना है काफी कम समय में करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों भाई बंधु जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? ड्यू टू ए 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम ए पर्सन इज एबल टू परचेज 5 kg लेस फॉर 200। फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को आप समझ लीजिए। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 25% जब हाइक हुआ मतलब इंक्रीज हुआ पर किलोग्राम के चावल में। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने पहले 20 रुपए का लेता था चावल, अब उसमें 25% क्या हो गया, हाइक हो गया और उसका पर किलोग्राम का रेट क्या हो जाएगा, 25% से बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, पर किलोग्राम में 25% से क्या हो गया, हाइक हो गया प्राइस में। अब क्या होता है कि पर्सन जो है ना वो 5 kg लेस ले पाता है, मतलब 5 kg कम ले पाता है 200 रुपए में। अभी वो बेचारा उसका बजट जो है 200 रुपए ही है, चावल में वो खर्च 200 रुपए ही करेगा, लेकिन अब क्या करता है वो 5 kg कम ले पाता है। तो बताना है फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। तो कितना, 1 किलोग्राम कितने से इंक्रीज कर गया आप हमें यहाँ पे बताइए। ठीक है, समझ गए ना सवाल को? ठीक है, तो 25% से हाइक हुआ है जिसकी वजह से वो 200 रुपए में 5 kg लेस चावल ले पाता है। तो पर किलोग्राम का बढ़ा हुआ पर किलोग्राम का आपको यहाँ पे राइस का रेट बताना। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कि 200 रुपए का बात चल रहा है। ठीक है, 200 रुपए में वो उसका जो रेट था वो मान के चलते हैं हम लोग X% था, राइस का जो रेट था वो कुछ X% था। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया, कितने से इंक्रीज कर गया, 25% से इंक्रीज कर गया। मतलब अभी भी वो कितना खर्च कर रहा है, 200 ही कर रहा है। अब उसमें से 25% से क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब 1.25x हो जाएगा ना। और
अभी भी वो 200 खर्च कर रहा है, लेकिन रेट अभी क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या होता है, बेचारा 5 kg कम ही ले पाता है। इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। अब क्या कर रहा हूँ, 5 kg लेस ले पा रहा, मतलब X% जब उसका रेट था तो वो कुछ राइस ले पा रहा था। जब उसमें 25% से बढ़ गया तो 200 ही बेचारा खर्च करता, लेकिन 5 kg कम लेता। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब इसमें से एक काम करते हैं हम, 200 बटे में x क्या हो जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा ना। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ, ये परसेंट में था ना, 1.25%। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 ऊपर चला गया, और बटे में कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से ये कितना हो जाना चाहिए, 200 बटे में x जो है सो है ही, 125 उधर गया, 125 माइनस 100 कितना हो गया भाई साहब, 25 हो जाएगा। 25 और बटे में कितना हो जाएगा मेरा, 125 जो था, इज इक्वल टू 5। ठीक है, पूरा इक्वेशन मेरा बन के तैयार है। ये कितने से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, और ये कितने से चला जाएगा आपका, 40। ठीक है, 40 हो जाएगा ना। और x बराबर कितना मैं लिख सकता हूँ, 40 बटे में 5 लिख लूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 8। मतलब पहले हम कितना कितना रेट था, 8 रुपए था, 8 रुपए प्रति केजी था। ठीक है, 8 रुपए प्रति केजी हमारा क्या था इनिशियली में, राइस का रेट था। अब क्या हुआ, 25% से बढ़ गया ना, और मुझे बढ़ा हुआ रेट ही बताना है, पर किलोग्राम में बढ़ा हुआ रेट बताना है। ये कितने से बढ़ा है आपको, 25% से बढ़ा है। तो 25%, चलिए भैया इसको बढ़ा देते हैं। तो जब मैं 25% से बढ़ाऊँ तो 1/4 से बढ़ेगा, तो 1/4 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, दैट इज यहाँ पे कितना जगह 8 + 2 दैट इज 10 रुपीज पर केजी हो जाएगा बढ़ा हुआ चावल का रेट। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर इज चेंज्ड बाय +10% एंड -30% रेस्पेक्टिवली, देन वी गेट 16 बटे में 21, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है सच दैट, अगर एक फ्रैक्शन है हमारे पास सच दैट कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को डबल कर देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, और चेंज टू 10% से न्यूमरेटर को बढ़ा देते हैं, और 30% से किसको बढ़ा देते हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं रिस्पेक्टिवली, यहाँ लिखा रहा क्रमशः। और वो निकल के कितना आ जाता है हमारा, 16 बटे में 21 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है। तो देखो यहाँ पे आप फ्रैक्शन निकालना है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि मेरे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो मेरा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फ्रैक्शन है n बटे में d है। ठीक है, n बटे में d है। अब ये n बटे में d जो है मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर को क्या बोला उसने, डबल द न्यूमरेटर, डबल कर दिया हमने न्यूमरेटर को, ट्रिपल द डिनोमिनेटर, ट्रिपल कर दिया हमने डिनोमिनेटर को। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर एंड इज चेंज्ड बाय 10%, ऊपर वाले को हम लोग को 10% से क्या कर देना, चेंज कर देना। यही है ना, रेस्पेक्टिवली आगे चल के इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 2n बटे में 10%, तो 10% यहाँ क्या लिखोगे, 10 बटे में 100 लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद अब नीचे वाले को भी बोल रहा है 30% से, कितने से, 30% से चेंज कर देना। ठीक है, इसको भी चलिए 30% से चेंज कर देते हैं, -30% से इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा ना, -30% से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा कितना, 3d और इंटू 30 बटे में 100, और ये निकल के कितना आ जाता है, 16 बटे में 21। ठीक है, 16 बटे में 21। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये निकल के हमारा जवाब कितना आएगा, 8 बटे में 11 ही आएगा। चाहो तो आप करके इसको देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन में अगर मेरा ऑप्शन अगर मैं लेके चल रहा हूँ, 8 बटे में 11 मेरा क्या है, वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 8 बटे में जब मेरा 11 वो फ्रैक्शन है, तो ये लिखा मैंने 8 बटे में 11 मेरा फ्रैक्शन। अब क्या बोल रहा है कि डबल, इसको डबल कर देते हैं। चलिए इसको डबल कर दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, ट्रिपल कर दिया। अब ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 10% से इंक्रीज कर दे रहे हैं। 10% से क्या करेंगे, इंक्रीज करें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16, और इंटू 10 बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसको 30% से क्या करना है, डिक्रीज करना, तो ये 33 हो जाएगा।
और 30 बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्लियर है ये 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया। क्लियर है, ये 16 है और ये 1.6 है, तो कितना हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 था और ये 1.6 होगा तो 17.6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और ये 9.9 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 माइनस क्या करेंगे, 9.9 करेंगे। ठीक है, 33 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 9.9 करेंगे। ये 33 99 हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो तो कितना, 9.9 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा आपका 17.6 और इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 आएगा नहीं जी, 1 और 9 3 12, ये हो जाएगा कितना, 23.1। ये डेसिमल डेसिमल क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, ये हटने के बाद कितना आ जाएगा आपका 176 और बटे में आ जाएगा 231। ठीक है, अब इसको हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो 11 1 जा 11 हो जाएगा और 11 6 6 और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो कितना आ गया, ये 16 बटे में 21। तो यही चीज हमें चाहिए था ना, 16 बटे में 21 चाहिए था। मतलब जो फ्रैक्शन हमने 8 बटे में 11 लिया था वो क्या था हमारा, सही था। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू आके, आपका आंसर वही रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव हाइक्स करुण's सैलरी became equal to 15 by 8 times of his initial salary. Find how much percent was the salary raised the first time if the second raise was twice as high in percent as the first. ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 सक्सेसिव हाइक हुआ करुण की सैलरी में। ठीक है, करुण का सैलरी में क्या हुआ, दो दो सक्सेसिव हाइक्स हुए हैं परसेंटेज, और उतना बढ़ने के बाद जो उसकी पहले की जो सैलरी थी ना उससे कितना हो गया, 15 बटे में 8 गुना बढ़ गया। जितना पहला था उससे 15 बटे में 8 गुना बढ़ गया। तो पूछा जा रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट वाज द सैलरी रेज्ड इन द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम में कितना से इंक्रीज किया था, कितने प्रतिशत से, कि जबकि ये चीज माना जा रहा है कि पहले दूसरा बार जो हाइक हुआ ना पहले वाला का क्या है, दुगना है। समझ गए सवाल को। ठीक है, तो पहला वाला हमें परसेंटेज हाइक यहाँ पे बताना है। तो चलिए ये भी सिंपल सा ही है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है हम। देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 15 बटे में 8 टाइम से उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ उसका कि उसका इनिशियल सैलरी था आपको 8K। मैंने क्या बोला, 8K क्या था उसका इनिशियल सैलरी था। अब उसका 15 बटे में 8 टाइम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 15 बटे में 8 टाइम से जब इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 15K हो जाएगा। ये हो गई इसकी फाइनल सैलरी। ठीक है, ये क्या था, इसका इनिशियल था। समझ रहे बात को, इनिशियल था। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना का इंक्रीमेंट देख लेते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट देखते तो इन दोनों फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, ये 7K हो जाएगा। बटे में क्या लिखो, 8K और इंटू क्या कर लो 100, तो के यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना आ जाएगा आपको, 700 बटे में 8% से क्या हुआ, उसका सैलरी हाइक हुआ। ठीक है, 700 बटे में 8% से क्या हुआ, सैलरी उसका हाइक हुआ है। तो इसको और अगर हम मॉडिफाई कर ले तो इसको लिख सकते हैं 175 बटे में 2%। ठीक है, और ये कट सकता था तो हमने काट दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले जितना परसेंट से बढ़ा था ना उसका दुगना कौन सा है, आपको सेकेंड रेस है। पहले वाले से दुगना कौन सा, आपका सेकंड वाला। तो अगर मैं बोलूँ पहले वाला आपका कितना x% से अगर बढ़ा है तो दूसरा वाला कितना ना, जो 2x है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज होगा। तो x प्लस 2x प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, x इंटू 2x और बटे में क्या लिख लेंगे, 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा 175 बटे में 2। ये हो जाएगा ना, 175 बटे में 2% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो परसेंटेज में ही रिजल्ट आता है। तो ये कितना हो गया आपका, 3x हो गया, 3x और ये कट जाएगा ना 50। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 175 बटे में 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, 150x प्लस 150x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा आपका यहाँ 50 इज इक्वल टू 175 बटे में 2। तो ये 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x और यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका कितना, 175 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो कुछ ऐसे निकाल सकते हो, माइनस 175x माइनस क्या करेंगे 25x माइनस 175 इंटू 25 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही रहने दो और ये आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 175, x यहाँ से कॉमन आउट हो गया तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे ये टूट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो आएगा आपको 25 और एक कितना आ जाएगा आपको माइनस 175। इसको तुम ले नहीं सकते हैं, कौन सा लेंगे, x का वैल्यू हम लोग 25 लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 25, हमको इनिशियल ही निकालना है, इनिशियल कितना था x ही था, तो 25% क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आफ्टर 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज इन द सैलरी द सम ऑफ 1000 रुपीज turned into 1331 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज हुआ। ठीक है, और जो सैलरी पहले 1000 रुपए हुआ करती थी, अब कितना हो गया बढ़ के 1331 रुपए हो गया। अब पूछा आपके से क्या जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी। तो एक सिंगल जो हमारा राइज हो रहा था वो कितना हो रहा था, मतलब कितना था आपका 1000 था, और 1000 निकल के कितना हो गया अभी वो 1331 हो गया, तो कितना बढ़ गया यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कितना बढ़ गया 331, कितने बढ़ा 1000 में बढ़ा, इंटू क्या हो जाएगा आपको 100, एक जीरो दो जीरो यहाँ से, क्या दो जीरो यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 33.1% से बढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते होगे ना, तो आप देख के ऑप्शन से बता दोगे कि किसका 3 बार अगर हम लोग सक्सेसिव करते हैं, 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा कितना आता है 33.1% आता, तो ये आपका कौन सा आपको 10 ही हो सकता है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सक्सेसिव में तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, कम तो नहीं रहेगा, तो अगर आप 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 के आसपास ही है ये 33.1, और अगर आप 22 को करोगे 3 बार तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये सब क्या हो रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे भी हमारा क्या होता करेक्ट ही होता। वैसे भी 10 का आप निकालोगे ना 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज, तो हमारा कितना आएगा 33.1% आता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सुधीर ए वेरी क्लेवर बिजनेसमैन started off a business with very little capital. In the first year he earned a profit of 50% and donated 50% on the total capital, that is initial capital plus profit, to a charitable organization. The same course was followed in the second and third years also. If it at the end of the 3 years he left with 33,750 rupees, then find the amount donated by him at the end of the second year. ठीक है, देखिए सवाल को समझ लीजिए, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक सुधीर है, बहुत अच्छा मतलब तेज बिजनेसमैन है, ठीक है, चालाक बिजनेसमैन है। उसने बहुत ही छोटे कैपिटल से एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब उसने जब बिजनेस शुरू किया तो बोला कि फर्स्ट ईयर में उसको 50% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जो 50% का जो प्रॉफिट हुआ ना, तो टोटल जो इनिशियल कैपिटल था और प्रॉफिट दोनों को मिला के जो कैपिटल आया मेरा, उसमें से 50% उसने कहाँ डोनेट कर दिया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। और यही काम उसने दूसरे साल भी किया और तीसरे साल भी किया। अब बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे कि अगर तीसरे साल के बाद उसने कितना कमाया, ही लेफ्ट विथ, उसके पास जो पैसे बचे हो कितना बचे 33,750 रुपए, देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में उसने कितने डोनेट किए थे, ये चीज आप हमें यहाँ पे बताइए। ठीक है, यही है सवाल। चलिए सवाल को देख लेते हैं। अब देखो सवाल को कैसे इसको हल करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज समझ लो 50% से, 50% से इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका इनिशियल कैपिटल आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मानो, 1000 मानो, 10,000 मानो, कुछ भी चाहो वो मान सकते हो जो आपको सही लगे। अब मुझे जो सही लग रहा है मैं उसको मान रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि इसका जो इनिशियल कैपिटल होगा ना, इनिशियल कैपिटल वो मैंने बोला कितना 512, मैंने मान लिया कितना 512। ठीक है, अब उसने उसमें फर्स्ट ईयर में कितना कमाया,
50% उसने कमाया, यही ना, 50% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 50% आप जब इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना आपको, 256। 256 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 8 6 766 768, ठीक है। ये क्या हो गया उसका फर्स्ट, ये प्रॉफिट के साथ हो गया। अब इसमें से 50% क्या करता है, समझिएगा ध्यान से, 50% वो दान में देता है। तो 50% इसका कितना हो जाएगा, 384 रुपया। 1/2 आप निकालोगे तो 3 8 384 हो जाएगा। 384 उसने क्या कर दिया, दान में दे दिया। अब जब दान में दे दिया तो अब उसके पास लेफ्ट कितने बच गए, 384, क्योंकि आधा तो उसने दान में दे दिया। ये कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड ईयर का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें उसको फिर से कितने का प्रॉफिट करना है, 50% का प्रॉफिट करना है। 50% इसका कितना हो जाएगा, 1/2, तो निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 192 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4 और 5 6, 9 8 17, 3 4 1, 576 हो जाएगा। अब 576 में फिर से उसको क्या करना, 50% क्या कर देना, डोनेट कर देना। क्या कर देना, 50% फिर से डोनेट कर देगा। तो 50% जब वो डोनेट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, इसका 50% जब निकालें 288, कितना बच गया, फिर से 288 बच गया। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका कैपिटल, हो जाएगा आपका थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर का कैपिटल हो गया। अब फिर से उसको क्या करना, 50% यहाँ से प्रॉफिट करेगा, गेन करेगा। 50% इसका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 हमने लिखा। 144 लिखने के बाद कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, और 8 4 12 1 13 2 3 1 4, 432 हो जाएगा। अब 432 जो हुआ, 432 में वो कितना दे देगा आपको, 50% फिर से डोनेट कर देगा। 50% डोनेट करेगा तो 432 का 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 200, 2 2 4, ये 216 फिर से उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब उसके बाद जो लेफ्ट बच गया वो कितना बच गया, 216 रुपये बच गया। ठीक है, 216 बच गया। ठीक है, थर्ड ईयर में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सवाल, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ऑल्सो ऐसे ही होता रहा। एट द एंड ऑफ द 3 years ही इज लेफ्ट विथ 33,750 रुपए। अब उसके पास हाथ में कितने बचे हुए, 33,750 रुपए बचे हुए। अब उसने सेकेंड ईयर में कितना डोनेट किया था, तो सेकेंड ईयर में उसने डोनेट कितना किया था, 288 रुपये डोनेट किया था। तो 288 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 216 की वैल्यू कितनी है, 216 की वैल्यू आपको 33,750 रुपये। तो हमें निकालनी है 288 की, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 33,750 बटे में कितना लिखेंगे, 216। और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, तो वैल्यू चाहिए मुझे 288 की। 288 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 33,750 बटे में 216 इंटू 288। ठीक है, तो 288 की वैल्यू निकालोगे तो पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका कितना है, 45,000। तो उसके सेकेंड ईयर में उसने कितना डोनेट किया था, 45,000 रुपये उसने चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या कर दिया था, उसने डोनेट कर दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 512 माना, मुझे यही सही लग रहा था, क्योंकि 50% यहाँ पे 1/2 से क्या करना था, मुझे डिवाइड करते रहना था हर जगह और माइनस करना था, इसलिए मैंने 512 माना। आप हो सकता है 100 मानो या 1000 मानो, तो वहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, तो फिर डेसिमल आ जाएगा। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, इसलिए मैं इस तरह से इसको मान के बनाया। आपको जैसे मर्जी आप ऐसे इस चीज़ को मान सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, in an examination, 48% students failed in physics and 32% students in chemistry. 20% failed in both the subjects. If the number of students who passed the examination was 880 by passing both the subjects, how many students appeared in the examination if the examination consisted only of these two subjects? ठीक है, देखिए एक एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, वहां पे 48% बच्चे जो फिजिक्स में फेल हो गए। अब 32% जो बच्चे थे ना, वो केमिस्ट्री में फेल हो गए। अब 20% ऐसे बच्चे थे ना जो दोनों में ही फेल हो गए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन वाज 880। अब ये चीज बोला जा रहा है कि 880 बच्चे जो है ना, वो ये एग्जामिनेशन पास किए हैं, जो कि दोनों में ही पास हैं, उन्हीं को पास माना जाएगा। ठीक है, तो अगर यही दो सब्जेक्ट अगर एग्जामिनेशन का था, तो ये बताना है यहाँ पे कितने बच्चे उसमें क्या हुए थे, अपीयर हुए थे उस एग्जामिनेशन में। ठीक है, सिंपल सा है सवाल ये। आइए देखिए इसको कैसे हल करना हमें। तो देखिए, इसको हम लोग सेट थ्योरी से इसको हल करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, दो सर्कल हमने बना लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि फिजिक्स में जो है ना, 48% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है,
फिजिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री में भाई साहब कितने बच्चे फेल हो गए? 32% क्या हो गए? फेल हो गए। अब बोथ 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 में कितने में? 20%, 20% बोथ में क्या हो गया? फेल हो गए। क्लियर है? तो हमें ये चीज निकालना है कि कितने बच्चे जो है ना वो फेल हुए हैं, कितने बच्चे यहाँ पे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो हमने करना कुछ नहीं है, इसमें से 48 प्लस 32, और ये तो कॉमन है आपका 20% जो दोनों में फेल है, तो 20 इधर हो गया। ठीक है, जो फिजिक्स में हुए हैं वो तो 20% वाले भी इसमें जो फिजिक्स में फेल हुए हैं, केमिस्ट्री में जो 32% जो फेल हुए, 20% में भी वो क्या है? फेल हुए हैं। तो 20% मेरा क्या है? दोनों में फेल हुए, तो मतलब दोनों में फेल हुए तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या निकल जाएगा वहां पे? फेलियर वाला निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80 और माइनस क्या कर लेंगे? 20, कितना आ गया? 60। मतलब 60 बच्चे क्या है मेरे? क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, 60 बच्चे क्या हुए? फेल हुए। लेकिन पास कितने हुए? तो पास मेरे पास हुए 40। ठीक है, 60 बच्चे अगर फेल हुए, 100 मेरे पास हैं बच्चे, तो कितने हुए? 40 पास हुए मेरे। ठीक है, जो कि बहुत सब्जेक्ट में पास थे उन्हीं को पास माना जा रहा है। और बहुत सब्जेक्ट में पास वाले कितने लोग हैं? 880 हैं। तो 40 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आपको? 880 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? कितने बच्चे अपियर हुए थे, मतलब कितने बच्चे अपियर हुए थे? 100 बच्चे अपियर हुए थे, 100 मैंने माना है, तो ये हो जाएगा कितना? 880 बटे में 40 और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से? 100 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 0 यहाँ से चला गया, और ये कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। तो हमारे कितने बच्चे अपियर हुए थे? 2200 बच्चे क्या हुए थे? उस परीक्षा में अपियर हुए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है? मशीन depreciates in value each year at the rate of 10% of its previous value. However, every second year there is a some maintenance work so that in that particular year depreciation is only 5% of the previous value. If at the end of the fourth year the value of machine stands at 1,46,205 rupees, then find the value of machine at the starting of the first year. ठीक है, समझिएगा इस सवाल को। एक मशीन है जो कि हर साल उसका वैल्यू जो है ना डिप्रिशिएट करता है, पिछले वाले से कितना से करता है? 10% से वो कम होता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हर दूसरे साल वहां पे क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है। तो मेंटेनेंस होने की वजह से हर दूसरे साल वहां पे सिर्फ जो डिप्रिशिएशन होता है वो 5% का होता है। मतलब जो 10% हो रहा था ना, वो घट के कितना हो गया? 5% ही डिप्रिशिएशन हो रहा है पिछले वाले से। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर चौथे साल में उस मशीन की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई आपको 1,46,205 रुपए। तो बताना है कि पहले साल में उस मशीन की वैल्यू क्या थी। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पे मान के बना सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको 2 लाख ही मान लेता हूँ, ऑप्शन से ही जाता हूँ। तो 2 लाख में मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान के बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी मान सकते हो, 1 लाख भी मान सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ भी, कोई भी अपना एक वैल्यू मान सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 लाख माना है। ठीक है, जो ऑप्शन में हमारा 2 लाख है वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि वहां पे डिप्रिशिएशन हुआ, कितने का हुआ? 10% का हुआ। 10% का डिप्रिशिएशन हो गया, कितना आ गया यहाँ पे? 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 20,000 से होगा ना डिप्रिशिएशन, तो 1 लाख कितना हो गया? 80,000 हो गया, 20 रुपए माइनस हो गए। ये कौन सा आपको? फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर में क्या बोलता है कि मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस की वजह से सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा आपका? 5% से डिप्रिशिएशन होगा। ठीक है, मेंटेनेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना होगा वैल्यू में डिप्रिशिएशन? 5% से। तो 1,80,000 का जो है 5% हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5% घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू 1,71,000। इसको आप निकालना, 1 लाख कितना हो जाएगा? 71,000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि तीसरे साल में आ जाते हैं। तीसरे साल में 10% से होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट ईयर्स में हो रहा है, सेकंड और फोर्थ में हो रहा है, तो 10% यहाँ से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो रहा है ये, घटाने के बाद हो जाएगा ये 1,53,900। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद फोर्थ ईयर में फिर से क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है। तो फोर्थ ईयर में कितने डिप्रिशिएशन होगा? 5% से क्या होगा? डिप्रिशिएशन होगा। तो 5% से डिप्रिशिएशन होने के बाद कितना आ जाएगा? ये 1,46,205। तो जो हमारे पास जो जवाब है, यही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यही है ना हमारे पास ऑप्शन, यही है ना हमारे पास जवाब? 1,46,205। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने चुना था वो क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है,
और इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते हैं, चाहो तो आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। जैसे कि 10% जो है, 10% को आप कितना लिखोगे, 10% को मैं डिक्रीज हो रहा है तो 10% को मैं कितना लिखूंगा, 1/10। 1/10 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक कौन सा आपका 5% है, तो 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कितना लिख सकते हो, 1/20 से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना। तो चाहो तो आप इस सवाल को सक्सेसिव से भी बना सकते हो, मतलब पहले साल में कितना हुआ, 10 था और वो कितना हो गया, घट के 9 हो गया। ठीक है। और दूसरे साल में क्या हो रहा है, 5% का डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो 20 से हम क्या बोल सकते हैं, इसको 20 था, ये कितना हो गया, 19 हो गया, रिजल्ट हमारा 1 है ना। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 10 था, फिर से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 था और ये कितना हो जाएगा, घट के 19 हो गया। ठीक है। क्लियर है। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, 40,000 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 29241। ठीक है। तो हमें जो वैल्यू दे रखा गया 1,46,205, वो कितना, किसकी वैल्यू है आपको, 29241 का है। ठीक है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि 292 यही हो गया ना मेरा फाइनल रेट घट के, फॉर वन कितना के बराबर है आपको, 1,46,205। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 40,000 की वैल्यू निकालनी है, तो 40,000 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 40,000 कितना हो जाएगा, 146,205, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, 29241, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40,000। ठीक है। और इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 2 लाख। ठीक है। तो ये दो तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है, सक्सेसिव परसेंटेज से भी डायरेक्ट यहाँ से जाके आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, आंसर आपका वही चीज आएगा। ठीक है। तो चलते हैं, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, Kaku project, Kaku's project report consists of 25 pages each of 60 lines with 75 characters on each line. In case the number of lines is reduced to 55, but the number of characters is increased to 90 per lines. What is the percentage change in the number of pages? Assume the whole number of pages to be a whole number. ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि काकूस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि 25 पेज का बना हुआ है। ठीक है। और ईच में कितने लाइन है, एक पेज में कितने लाइन है, आपको 60 लाइन है। और एक लाइन में कितना कैरेक्टर होते हैं, 75 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो इन केस द नंबर ऑफ लाइन्स इज रिड्यूस टू 55, अब क्या हो गया कि लाइन को रिड्यूस कर दिया गया 55 तक, लेकिन कैरेक्टर क्या हो गया, वो क्या हो गया उसमें 9 पर लाइन, एक लाइन में 90 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेजेस, तो पेजेस में क्या चेंजेस आए, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है, निगेटिव में चेंजेस आए या कि पॉजिटिव में चेंजेस आए। और यहाँ पे मुझे क्या लेना, होल नंबर में लेना है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, इनिशियली। ठीक है। इनिशियली क्या चीज था यहाँ पे, 25 पेजेस थे। ठीक है। और ठीक है, 25 पेजेस थे। ठीक है। और एक पेज में कितना था आपको, 60 लाइन था। और 60 लाइन में कितने कैरेक्टर थे, एक लाइन में कितने कैरेक्टर थे, 75। तो टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 16 to 75 हो जाएंगे ना। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 16 to 75 हो जाएंगे। ठीक है। अब फाइनली, फाइनली क्या हुआ कि फाइनली वहां पे ये चीज हुआ कि 90 पर रिड्यूस टू 55 लाइन जो है रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 55 हो गया। और एक लाइन में कितने वर्ड हो गए, 90 हो गए। 55 लाइन हो गए। और एक लाइन में कितने कैरेक्टर हो गए, 90, बढ़ के कितने हो गए, 90 कैरेक्टर हो गए। ठीक है। लाइन कम हो गया, 5 हो गया, और कैरेक्टर क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए। और देखो, अब यहाँ से मुझे नंबर ऑफ पेजेस निकालना पड़ेगा, फाइनली मुझे कितने पेजेस की यूज हो रहा है, पहला तो मुझे पता है कितना, 25 पेजेस यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेजेस निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 60 × 75 वर्ड्स हो गए टोटल। टोटल कितने वर्ड्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, 60 × 75। तो मुझे कितने लगते हैं यहाँ पे, 25 पेज लगते हैं। कितने लगते हैं, 25 पेज लगते हैं। तो एक अक्षर के लिए कितने लगते होंगे मुझे, तो 25/60 × 75। और मुझे किसका निकालना, 55 × 90 का निकालना, कितने पेजेस लगेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 55 × 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 × 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25। और बटे में क्या लिखोगे, 60 × 75 इंटू 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये कितने से चला जाएगा, 25 या 75। ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका कितना, ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब मुझे 55 × 90 कैरेक्टर को लिखने के लिए कितना पेजेस चाहिए, 55/2 पेजेस चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 22.5। लेकिन मुझे क्या बोला जा रहा है, होल नंबर लेना है यहाँ पे। तो होल नंबर लेने के लिए क्या करोगे, इसको 23 पेजेस लगेंगे मुझे। तो पेजेस मेरे क्या हो गए, घट गए। कितने से घट गए, 25 था, अब मुझे अब कितने लग रहे हैं, 23 लग रहे हैं। तो कितने से घट गए, -2 से घट गए। कितने में घट गए, 25 में घट गए। ठीक है, परसेंटेज मुझे निकालना, और इंटू क्या करेंगे, 100। ये जगह 4, तो कितने से घटेंगे मेरे, -8% से मेरे क्या हो गए, पेजेस घट गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ सोप इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय 5 फैक्टर्स: raw materials, research, labor, advertisements, and transportation. Assume that the functional relationship in price of soap is equal to K into raw material cost, into research cost, into labor cost, into advertising cost, into transportation cost. ठीक है, if there are respective changes of 20%, 20%, -20%, 25%, and 10% in the 5 factors, then find the percentage change in the price of the soap. ठीक है, देखिए समझिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। किसी साबुन का जो प्राइस है ना, वो कैसे डिसाइड होता है, 5 फैक्टर से डिसाइड होता है। एक तो रॉ मटेरियल, रिसर्च, लेबर, एडवर्टीजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, अब इन्हीं सबको अज्यूम करके एक प्राइस ऑफ सोप निकाला गया, जो कि कितने के बराबर है, के इंटू रॉ मटेरियल्स, रिसर्च का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिस्पेक्टिव चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें पहले वाले में क्या हो रहा है, आपका 20% का परसेंट का चेंज हो रहा है, दूसरे में भी 20 का, और तीसरे वाले में क्या हो रहा है, -20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया, 20% से इंक्रीज किया, रिसर्च कॉस्ट कितने से इंक्रीज किया, 20% से, और आपको लेबर कॉस्ट क्या हो गया, -20% से क्या हो गया, घट गया, आपका माइनस हो गया, घट गया यहाँ पे। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितने से इंक्रीज किया, 25% से, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने से इंक्रीज किया, आपको 10% से। तो हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या आएगा प्राइस ऑफ द सोप में। ठीक है, तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा, मतलब लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन कर दिया गया। इन सब का आप क्या कर लो, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लो, बस आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो 20% है, तो 20% को हम कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन 1/5 से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये भी कितना हो जाएगा, 1/5 से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये -1/5 हो जाएगा, मतलब 1/5 से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1/4 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और 10% कितना हो जाएगा, 1/10 से क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, बस इनका क्या कर लो आप यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लो। तो चलिए निकाल लेते हैं। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये भी 5 से कितना हो जाएगा, आपको 6 हो जाएगा। और ये 5 से कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घट जाएगा ना। ये 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा आपको 5, और 10 से फिर कितना हो जाएगा, ये 11। क्लियर है, ये 5 5 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 3 6, और ये 2 5 से चला जाएगा, और ये 4 4 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है आपको 125 आ जाएगा। और इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 18 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 198 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा आपको 125 है ना। ये आ जाएगा आपका डिफरेंस कितना, 73 का। तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 का 73 का डिफरेंस है, कितने में, आपको 125 में। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर लो, 100 से गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना, 58.4% का क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो साबुन के रेट में कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 58.4% का इंक्रीमेंट हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ जिम्स सैलरी फॉर अक्टूबर टू हिज सैलरी फॉर नवंबर वाज 9:8, and the ratio of salary for November to that for the December was 3:4. The worker got 40 rupees more for December than for October and received a bonus
constituting 40% of the salary for 3 months. Find the bonus. Assume that the number of work days in the same in every year. ठीक है, देखिए सवाल को समझिएगा। जिम्स का जो सैलरी है ना, अक्टूबर में जो आया था ना, नवंबर से जो रेशियो है, अक्टूबर और नवंबर का जो रेशियो सैलरी का 9:8 है। ठीक है, अब नवंबर टू दैट ऑफ दिसंबर जो है उसका सैलरी का रेशियो कितना 3:4 है। अब क्या बोल रहा है कि वर्कर गॉट 40 रुपीज मोर फॉर दिसंबर देन अक्टूबर। दिसंबर में अक्टूबर से उसको 40 रुपए क्या मिले, ज्यादा मिले एज अ बोनस। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जो बोनस, जो कंस्टिट्यूटिंग जो बोनस था ना, वो 40% ऑफ द सैलरी फॉर 3 मंथ्स। जो 3 महीने की जो सैलरी थी ना, उसका 40% उसको क्या मिला है, बोनस मिला है। ठीक है, तो उस बोनस को हमें बताना है। और बोला क्या जा रहा है कि अब हम ये अज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं कि हर महीने में दिन जो है हमारे क्या है, वर्क डेज जो है हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ गए। अब और अच्छे से इसको समझते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जिम का जो सैलरी है, अक्टूबर नवंबर का जो सैलरी है, अक्टूबर और नवंबर की जो सैलरी है, उसका रेशियो कितना आपको 9:8 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि नवंबर टू दैट ऑफ दिसंबर, नवंबर और दिसंबर की जो सैलरी है वो कितना, उसको 3:4 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि दिसंबर और अक्टूबर का जो डिफरेंस है ना, वो कितने का, आपको 40 रुपए का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ेगा अक्टूबर और दिसंबर का भी। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, अक्टूबर और नवंबर का जो रेशियो कितना आपको 9:8 है, और नवंबर और दिसंबर का जो रेशियो कितना आपको 3:4 है। ठीक है, तो बगल से भर दीजिए, 8 से इधर भर दिया, इधर से 3 से भर दिया। सबको गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपको 27, ये कितना आ जाएगा आपको 24, और ये कितना आ जाएगा आपको 32। तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो रेशियो आ गया 27, 24 और 32। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि द वर्कर गॉट 40 रुपीज मोर फॉर दिसंबर देन अक्टूबर। दिसंबर में उसे अक्टूबर से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, दिसंबर माइनस अक्टूबर इज इक्वल टू कितने मिले उसको, 40 रुपीज मिले। कितना हो जाएगा 40 रुपीज। क्लियर है, दिसंबर में कितने मिले उसको 32, तो यहाँ क्या लिखेंगे 32 के लिखेंगे ना, माइनस, और अक्टूबर में कितने मिले उसको 27 के मिले। ठीक है, इज इक्वल टू 40। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 के, इज इक्वल टू 40। और के कितने के बराबर हो जाएगा, के इज इक्वल टू गया 8, के इज इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, रिसीव्ड एंड द बोनस कंस्टिट्यूटिंग 40% ऑफ द सैलरी ऑफ 3 मंथ। तीनों मंथ का जो इतना सैलरी है ना, उसका 40% क्या है, उसका बोनस है। तो बोनस इज इक्वल टू, हमको बोनस की वैल्यू निकालनी, तो बोनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40% ऑफ अक्टूबर की सैलरी, नवंबर की सैलरी, और फिर दिसंबर की सैलरी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये के की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई ना। अब सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे कितना यहाँ पे लिखोगे हम 27 के प्लस 24 के, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 32 के। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 40/100। इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद आ जाता है आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 83 आ जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, आ गया। और ये चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आएगा 265.6। तो ये क्या मिला उन लोगों को, बोनस मिला। किसको, जिम को बोनस मिला, कितना मिला 265.6 रुपीज। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा गया था। आपका आंसर क्या होगा 265.6 रुपीज ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल आपको बताया ना, जितना भी सॉल्यूशन बताया, वो सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।